हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका 12th केमिस्ट्री क्लास में। तो हम पढ़ रहे थे विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां, अर्थात विलयनों की सांद्रता व्यक्त करना, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें हम 2 वीडियो कवर कर चुके हैं, जिसमें द्रव्यमान प्रतिशत से लेकर मास परसेंटेज से लेकर नॉर्मेलिटी तक पढ़ चुके हैं। आज हमारा सांद्रता व्यक्त करने की विधियों में जो टॉपिक है वो है मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन। ठीक है, क्या है आज का हमारा टॉपिक क्या है? मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो जब किसी भी टॉपिक को आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसके परिभाषा को, उसके डेफिनेशन को अच्छे से समझ लें कि वो डेफिनेशन क्या कह रहा है, उसके कॉन्सेप्ट को समझ लें तो उसका जो मैथमेटिकल स्वरूप है, उसके गणितीय जो रूप है, उसको समझने में आपको सरलता महसूस होगा और सरल होगा भी। ठीक है, तो डेफिनेशन को सुनिए, गौर से सुनिए कि किसी विलयन में विलेय या विलायक, सॉल्यूट या सॉल्वेंट की मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल, और विलयन की कुल मोलों की संख्या के अनुपात को, है ना, क्या बोला जाता है? मोल फ्रैक्शन या मोल प्रभाज बोला जाता है। अब देखिए, यहाँ पास बात कही जा रही है विलेय और विलायक। इस चीज को आप जानते हैं कि विलयन बनाने के लिए 2 कंपोनेंट अर्थात 2 घटकों का होना जरूरी है। सॉल्यूशन के 2 महत्वपूर्ण घटक आप पहले पढ़ चुके हैं इस सॉल्यूशन चैप्टर के पहले ही वीडियो में, कि सॉल्यूशन के लिए 2 महत्वपूर्ण कंपोनेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट तो एक ही रहेगा, सॉल्यूट जो है, विलेय जो है, कई प्रकार के हो सकते हैं और संख्या में कई भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी सॉल्यूट हो सकते हैं। जैसे अब विलायक के अलावा सिर्फ एक सॉल्यूट था तो उसको हम बाइनरी सॉल्यूशन बोले थे, जब 2 सॉल्यूट था तो टर्नरी सॉल्यूशन बोले थे। तो वो संख्या, जो सॉल्यूट की संख्या है, वो एक से अधिक हो सकती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब मोल फ्रैक्शन का बात किया जाएगा तो किसी एक कंपोनेंट की मोलों की संख्या, है ना, कोई भी एक कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, सॉल्यूशन में जितने कंपोनेंट है। गौर से एक बात सुनिएगा कि किसी भी सॉल्यूशन में किसी भी कंपोनेंट के जो मोलों की संख्या है ना, और उस विलयन में जितने कंपोनेंट हैं उनकी मोलों की संख्या का अनुपात जो है, उसी को मोल फ्रैक्शन या मोल प्रभाज कहा जाता है। मैं समझता हूं कि ये बात क्लियर हुआ डेफिनेशन का। ठीक है, अब हम इसके गणितीय रूप का अध्ययन करेंगे तो आपको जहां भी अगर कोई प्रॉब्लम महसूस कर रहे होंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। और इस डेफिनेशन और डेफिनेशन के गणितीय रूप के बाद एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाएंगे, तो मोल फ्रैक्शन संबंधी जो भी आपके मन में दुविधाएं होंगी, प्रॉब्लम होंगे, डाउट होंगे, वो क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, एक बार यहाँ बोर्ड पर परिभाषा लिखा है, मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन किसी विलयन में विलेय या विलायक के मोलों की संख्या एवं विलेय और विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहा जाता है? मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन कहा जाता है। इसके गणितीय रूप की ओर बढ़ते हैं तो देखिएगा, मान लेते हैं कि हम बाइनरी सॉल्यूशन का ही बात करते हैं कि उसमें कुल 2 घटक हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं, वहां आप डेफिनेशन को देख लीजिए कि मोल प्रभाज कहते हैं यदि विलयन के 2 घटक या कंपोनेंट, ठीक है, 2 कंपोनेंट ए और बी है, जिनकी मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल, जिनके मोलों की संख्या देख पा रहे हैं आप, संख्या क्रमशः Na और Nb है, तो किसी भी एक घटक का मोल प्रभाज निकालिए, कोई भी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालिए। मैं यहाँ पास घटक ए के लिए, कंपोनेंट ए के लिए निकाल रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? घटक ए का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा? घटक ए का मोल प्रभाज। मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन को एक्स से दर्शाते हैं, ए का निकाल रहे हैं तो ए, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकाला जाता है उसके नंबर ऑफ मोल को ऊपर लिखिए। तो ए का निकाल रहे हैं, घटक ए का ही निकाल रहे हैं ना आप भाई, घटक ए का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, उसका नंबर ऑफ मोल क्या है? Na है, तो यहाँ पास लिखिए Na बाई या अपॉन विलयन में सॉल्यूशन में कुल मोलों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ मोल। तो टोटल नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ मोल ए प्लस नंबर ऑफ मोल बी। इसी को आप क्या बोलेंगे? मोल फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे?
मोल फ्रैक्शन बोलेंगे कि घटक ए का क्या है, मोल फ्रैक्शन का फार्मूला है। इसी प्रकार आप देखेंगे तो घटक बी का जो मोल फ्रैक्शन का फार्मूला आएगा वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल कंपोनेंट ए, तो नंबर ऑफ मोल जो हो जाएगा एन बी, घटक बी का नंबर ऑफ मोल बाई नंबर ऑफ टोटल मोल, तो टोटल मोल क्या हो जाएगा सॉल्यूशन में एन ए प्लस क्या हो जाएगा एन बी, ये घटक बी के लिए मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं समझ रहा हूँ इस चीज को आप भली भांति समझ रहे हैं कि जो डेफिनेशन में लिखा हुआ है वो टोटली इस गणितीय रूप में दिख रहा है कि घटक ए की जब घटक कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो उसके मोलों की संख्या ऊपर नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल इन सॉल्यूशन है ना, तो इसी को आप बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। यहाँ भी आप इसको देख पा रहे हैं, नंबर ऑफ मोल कंपोनेंट बी बाई नंबर ऑफ मोल टोटल नंबर ऑफ मोल इन सॉल्यूशन, इसी रेशो को क्या बोला जाता है, मोल फ्रैक्शन बोला जाता है। कितना कॉमन सी चीज है। इसको और आगे बढ़ते हैं, ऊपर की अन्य चीजों को मिटा देते हैं, ये दोनों फार्मूला को हम रखे रहते हैं, इसी के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलिए आगे देखिएगा, गौर से देखिएगा, बस आप बोर्ड पर नजरें बनाए रखिए, लगातार आप जो हैं मेहनत कीजिए, कुल मिलाकर प्रैक्टिस कीजिए, अपना टेक्स्ट बुक खोलिए, उसमें जो कुछ भी है न्यूमेरिकल है लगाइए, डेफिनेशन है पढ़िए, बुक से इंटरेस्ट रखिए, और मोबाइल वगैरह जब भी खोलें तो अपने विषय वस्तु को ही देखिए, अपने सब्जेक्ट संबंधी चीजों को ही देखा कीजिए। तो देखिएगा, यदि घटक ए एवं बी का विलयन में मात्रा WA ग्राम व WB ग्राम तथा ये विलय में मात्रा है WA ग्राम और WB ग्राम को WA ग्राम में WB ग्राम को घोला गया है, अर्थात दोनों के एक में उतनी मात्रा को मिक्सअप किया गया है, जिनके अणु भार क्रमशः MA और MB है, तो नंबर ऑफ मोल कंपोनेंट ए, तो घटक ए की मोलों की संख्या Na बराबर क्या हो जाएगा, विलय का भार बटे अणु भार हो जाएगा, विलय का भार बटे अणु भार, ये क्या हो जाएगा घटक ए की मोलों की संख्या। घटक बी के मोलों की संख्या क्या हो जाएगा, NB इक्वल टू WB बाई क्या हो जाएगा MB हो जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पास फार्मूला को और गौर से देखिए, अगर मैं इसको और प्रसारित करता हूँ तो XA इक्वल टू क्या हो जाएगा, Na का वैल्यू लिखेंगे, इधर लिख देता हूँ, ज़्यादा स्पेस है यहाँ पास, है ना। देखिएगा इस XA के वैल्यू को मैं और आगे बढ़ा रहा हूँ, तो XA इक्वल टू क्या हो जाएगा, Na के वैल्यू को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा WA बाई MA, ठीक है, बट्टे क्या हो जाएगा पूरा बट्टे में हो जाएगा, Na का वैल्यू यहाँ लिखा जाएगा WA प्लस क्या हो जाएगा MA बट्टे क्या हो जाएगा WB बाई MB। इस बात को समझ पा रहे हैं आप। अगर आप घटक बी का बात करते हैं कि घटक बी का कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन इसी फॉर्म में लिखेंगे, तो घटक बी का यहाँ है नंबर ऑफ मोल कंपोनेंट बी, ये WB बाई MB है, तो NB की जगह क्या लिखा जाएगा WB बाई MB, ठीक है। बट्टे में क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल इन सॉल्यूशन Na प्लस NB, तो Na का वैल्यू क्या है WA बाई MA प्लस WB बाई MB। तो ये मोल फ्रैक्शन के लिए विभिन्न प्रकार के फार्मूला आपको अवेलेबल हो चुके हैं, जैसा आपका प्रश्न आता है वैसा आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। देखिएगा नीचे का डिलीट कर देते हैं, गौर से देखिएगा, अगर दोनों मोल प्रभाजों को जोड़ दिया जाए, दोनों घटकों के मोल प्रभाज को जोड़ दिया जाए, है ना, तो क्या हो जाएगा XA और XB को जोड़ने पर, XB को जोड़ने पर सम कर देते हैं इनका, तो क्या हो जाएगा XA प्लस क्या हो जाएगा XB इक्वल टू, तो XA का वैल्यू आपने यहाँ निकाला है, तो क्या हो जाएगा WA बाई क्या हो जाएगा बच्चों
डब्लू ए बाई क्या हो जाएगा एम ए बट्टे क्या हो जाएगा, पूरे के बट्टे में हो जा रहा है, पूरे के बट्टे में क्या हो जा रहा है डब्लू ए प्लस डब्लू बी और डब्लू ए प्लस एम ए प्लस डब्लू बी बाई एम बी, है ना। डब्लू ए प्लस डब्लू ए बाई एम ए प्लस यहाँ क्या हो जाएगा डब्लू बी बाई एम बी। अब इसको सम कर देते हैं, जब सम करते हैं तो एक एक्स बी का वैल्यू को लिखेंगे तो डब्लू बी बाई एम बी और पूरे के बट्टे में क्या हो जाएगा, पूरे के बट्टे में आपका हो जाएगा ये आ जाएगा डब्लू ए प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, डब्लू ए प्लस क्या हो जाएगा एम ए प्लस डब्लू बी बाई क्या हो जाएगा एम बी हो जाएगा। ठीक है, इस को आप सॉल्व करेंगे तो देखिएगा, है ना, जब फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो देखिएगा इसका जो हर है दोनों एक जैसा है। यहाँ पर देखिए इसका एक्स ए का हर और एक्स बी का हर एक ही है, तो इनका एलसीएम क्या होगा एक ही होगा। तो ऊपर क्या जाएगा देखिएगा, ऊपर जाएगा आपका, इधर को डिलीट कर देते हैं तो ज़्यादा सहूलियत हो जाएगा। इधर को डिलीट करते हैं तो देखिएगा आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पास से गौर से देखिएगा एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू, ये तो आपस में जुड़ जाएंगे और इनका एलसीएम एक ही बार लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा डब्लू ए बाई एम ए प्लस डब्लू बी बाई एम बी, ये हो गया। और बट्टे में देखिएगा, बट्टे में पूरा का एक ही बार लिखाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पास बच्चों, यहाँ पास हो जाएगा डब्लू ए प्लस क्या हो जाएगा डब्लू ए बाई एम ए प्लस डब्लू बी बाई एम बी, डब्लू बी बाई एम बी। इसको आप देख पा रहे हैं, बढ़िया से देख पा रहे हैं, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो एक ही आएगा, है ना। जैसे कि आप जोड़ते हैं 3/7 प्लस 4/7 तो ये 3 प्लस 4 जुड़ जाता है और इसका एलसीएम 7 निकलता है, उसी फॉर्म से दोनों सेम है तो इनका एलसीएम एक ही आएगा। अब आप देख पा रहे हैं कि इस वैल्यू को देखिए कि यहाँ पास आप देख रहे हैं ये जो है डब्लू ए बटे एम ए प्लस डब्लू बी बाई एम बी, यहाँ पास देखिए डब्लू ए बाई एम बी, कहाँ गलती लिखा गया है क्या, डब्लू ए बटे एम ए है, ठीक है, डब्लू ए बाई एम ए और डब्लू बी बाई एम बी दोनों क्या है बराबर है, तो एक के टेबल में ये क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, तो वहाँ पास क्या लिखा जाएगा एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अर्थात किसी भी विलियन में उसके मोल फ्रैक्शन का जो सम है हमेशा एक आएगा, उसके कंपोनेंट जितने भी हो, ठीक है, उसके कंपोनेंट जितने भी हो उसका फ्रैक्शन का जो सम है योग है वो सदैव एक ही रहेगा। किसी भी विलियन में उनके घटकों के मोल प्रभाजों का योग जो होता है सदैव एक होता है। अब देखिएगा कि यहाँ पास हमने इस फॉर्म में लिया तो हो सकता है सम करने में कई बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज हो गए होंगे, तो इसको और सिंपल तरीके से इसको एक ला कर देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक देखिए, जो समझे हैं आप बार बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसको एक सरल रूप में बताते हुए हैं कि एक कैसे आता है। ठीक है, तो इसको डिलीट कर देते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। आगे देखिएगा, आगे गौर से देखिएगा कि एक वाला अगर किसी बच्चा को इस तरीके से समझ में नहीं आया कि जब हम उसके अणु भार अविलेय के भार के संबंध में एक कैसे लाए और ज़्यादा वहाँ पास सिंबल लिखा गए तो समझ में नहीं आया, तो उसको नॉर्मल तरीके से देखते हैं कि कंपोनेंट ए का जो मोल प्रभाज है एन ए बटे एन ए प्लस क्या हो गया एन बी हो गया, कंपोनेंट बी का जो मोल प्रभाज है एन बी बटे क्या हो गया एन ए प्लस एन बी हो गया। ये दोनों को जोड़ने का बात कहा जा रहा है तो जोड़ देते हैं, जोड़ दिए तो एक्स ए प्लस क्या हो गया एक्स बी हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक्स ए का वैल्यू क्या है एन ए बटे क्या है एन ए प्लस एन बी है प्लस एक्स बी है, और एक्स बी का वैल्यू क्या है एन बी बटे एन ए प्लस क्या हो गया एन बी हो गया। ये तो देख रहे हैं कि सेम है, ये सेम है तो एलसीएम सेम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर ऊपर का जुड़ जाएगा एन ए प्लस एन बी और नीचे तो इसका एलसीएम एन ए प्लस एन बी आना ही है, तो ये कटेगा तो क्या आएगा एक आएगा।
तो आप डायरेक्ट इस तरीके से भी इसको ला सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है हमेशा एक होता है, अर्थात किसी भी विलयन में उसके टोटल कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन का जो योग होता है, जो जोड़ होता है, वो हमेशा एक होता है। अब दोनों को बताने का मकसद इसलिए था कि जब आप विलेय के द्रव्यमान और उसके मॉलिक्यूलर वेट के संबंध में जब मोल फ्रैक्शन का योग किए तो क्यों किए, तो कई पुस्तकों में वैसा दिया है, कई पुस्तकों में इसी को डायरेक्ट जोड़ के बनाया है। तो जो आपको सरल लगता है, ठीक है, उसी को आप अध्ययन करें, ठीक है, बल्कि दोनों एक ही चीजें हैं कि एक कैसे लाया जाए। ठीक है, आगे देखिए, मोल फ्रैक्शन से संबंधित एक हम प्रश्न लगाएंगे तो और भी चीजें हमारे लिए क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल प्रश्न, चलिए एक न्यूमेरिकल प्रश्न लिखें। न्यूमेरिकल प्रश्न देखिए, केमिस्ट्री और फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो लंबे समय तक कब तक याद रहेगा कि आप अच्छे से एक बार समझें और उससे संबंधित बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रश्न लगाएं। कुल मिला के फिजिक्स और केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। ठीक है, न्यूमेरिकल प्रश्न को देखते हैं। देखिए, एक विलियन में ठीक है, एक विलियन में द्रव्यमान के अनुसार, है ना, द्रव्यमान के अनुसार जल जो है वो 25% है, 25%, ठीक है, एवं एथिल एल्कोहल जो है, एथिल एल्कोहल जो है वो भी 25% है, एवं एसिटिक अम्ल जो है वो क्या है, 50% है। तो विलयन के प्रत्येक घटक का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। विलयन के प्रत्येक घटक का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। देखिए, मोल फ्रैक्शन आपको कैलकुलेट करने को कब कहा जा रहा है कि जब जल जो है 25% है, एथिल अल्कोहल 25% है और एसिटिक अम्ल 50% है। तो इस क्वेश्चन को लगाते हैं। तो सबसे पहले हम जल के बारे में आते हैं। तो जल हो गया आपका H2O, ठीक है, इस चीज को जानते हैं। तो जल, अब देखिए 100 भाग दिया ही है टोटल, 25% जल है, 25% एथिल अल्कोहल है और 50% एसिटिक अम्ल है। तो अगर 100% में 25% है मतलब 25 ग्राम है, ठीक है, और 100% में 50% है, 100 भाग में 50% है मतलब इसका मात्रा 50 ग्राम है। तो जल का जो है यहाँ पास, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मास ऑफ जल या वाटर, ठीक है, आधा हिंदी आधा अंग्रेजी हो जा रहा है ना। मास ऑफ वाटर, जल का द्रव्यमान जो है वो दिया है कितना, 25% दिया है, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है, मॉलिक्यूलर वेट किसका, जल का, मॉलिक्यूलर वेट जल का आप जानते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, एक निकाल के दिखा दे रहे हैं, यहीं पास दिखा दे रहे हैं, देखिएगा। हाइड्रोजन का एक, हाइड्रोजन की संख्या है 2, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 एकम 2, 16 2 कितना हो जाएगा, 18। तो इसका जो आ रहा है 18 आ रहा है। और आप जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल, जल का जो मॉलिक्यूलर मोलों की संख्या है, नंबर ऑफ मोल निकालेंगे तो वो क्या निकालेंगे, विलेय का भार बटे उसका अणु भार। तो विलेय का भार कितना है 25, अणु भार कितना है 18 आया है। तो 25 में 18, 25 में 18 से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये जो मात्रा आ रहा है वो मात्रा आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 1.388 नंबर ऑफ मोल वाटर, है ना, जल की मोलों की संख्या जो है 1.338 है। दूसरा देखिए एथिल अल्कोहल के बारे में, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल का फार्मूला आप जानते हैं, C2H5OH होता है। तो यहाँ पास देखिएगा कि वैसा ही निकालेंगे, मास ऑफ एथिल अल्कोहल, ठीक है। तो मास ऑफ एथिल अल्कोहल कितना है 25%, मतलब 25 ग्राम है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एथिल अल्कोहल,
जब एथिल एल्कोहल का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो देखिएगा कितना आ जाएगा। कार्बन की संख्या यहाँ कितनी है 2 और कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। और यहाँ पास हाइड्रोजन कितना है 5, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है तो 5, तो 24 और 5 29, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो 29 और 16 कितना हो जा रहा है आपका 29 और 16 हो जा रहा है 45, और हाइड्रोजन का एक और यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा 46। ये क्या आ गया, इसका मॉलिक्यूलर वेट 46 आ गया। तो नंबर ऑफ मोल एथिल एल्कोहल जो होगा, नंबर ऑफ मोल एथिल एल्कोहल 25 बाई क्या हो जाएगा 46। ये भी क्लियर है। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट डिवाइड कीजिएगा डेसिमल लेके पॉइंट लेके, तो आपका ये आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जा रहा है 0.543। तीसरा जो हमारा घटक है इसका वो है एसिटिक अम्ल। क्या है, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ठीक है। एसिटिक अम्ल का फार्मूला आप जानते हैं CH3COOH होता है। तो यहाँ पास देखिएगा मास ऑफ एसिटिक अम्ल CH3COOH, तो इसका जो द्रव्यमान दिया है 50% दिया है, तो यहाँ पास ये क्या हो जाएगा 50 ग्राम होगा। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिटिक अम्ल CH3COOH दिख रहा है आपको, CH3C, यहाँ ऑक्सीजन है OH, तो मॉलिक्यूलर वेट निकालिए। देखिए यहाँ कार्बन कितनी है 1 और ये 2, तो कार्बन का एटॉमिक मास 12, 2 कार्बन है तो 24 हो गया। ऑक्सीजन जो है 2 है तो एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो गया 32, है ना। तो 32 और 24 और 4 हाइड्रोजन है ना, तो 3 और 1 4, तो वो हो गया 4, तो क्या हो गया 24 4 28 और 32, तो 28 और 32 क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जा रहा है 60 आ रहा है। तो नंबर ऑफ मोल एसिटिक अम्ल है ना CH3COOH, तो विलेय का जो द्रव्यमान दिया है 50, है ना। ये सब ध्यान दीजिएगा, इस फार्मूला से सब हम चल रहे हैं ना, WB/MB, है ना, विलेय की मात्रा बटे अणु भार, तो विलेय की मात्रा बटे अणु भार। तो इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये वाला मात्रा जो आ रहा है हमारा, ये मात्रा हमारा आ जा रहा है, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये फिर डेसिमल करेंगे तो 50 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, तो ये हमारा आ जा रहा है। जब एसिटिक अम्लों को निकाल रहे हैं तो ये आ जा रहा है 0.83, ये नंबर ऑफ मोल टोटल आ गए। तो यहाँ पास तक आप समझ लिए हैं। तो अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें, डिलीट कर देते हैं, जो हमारे काम की चीज़ है उसको रखे रहते हैं, बाकी चीज़ों को डिलीट कर देते हैं, क्वेश्चन को भी डिलीट कर देते हैं। चलिए देखिएगा, गौर से देखिएगा, यहाँ पास आपका सारा फंडा क्लियर हो जाए। नंबर ऑफ मोल को बचाए रखते हैं, नंबर ऑफ मोल को बचाए रखते हैं, ये वाला डिजिट का हमको जरूरत है आगे, तो देखिएगा आगे। बस बोर्ड पर नजरें बनाए रखिए, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको अपने पुस्तक में मिलेगा तो उसको हल जरूर कीजिए। तो देखिएगा, अब मैं जो मोल फ्रैक्शन निकालने जा रहा हूँ पहले जल का निकाल रहा हूँ। तो जल का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, तो जल के मोलों की संख्या बट्टे सॉल्यूशन में कुल मोलों की संख्या, तो जल की मोलों की संख्या कितनी है 1.388 बट्टे कुल मोलों की संख्या, तो ये 1.388 तो हो ही गया है, और इसका कितना आया है प्लस 0.43 आया है, किसका, इसका, और एथिल एल्कोहल का, और उसका कितना आया है प्लस 0.833 आया है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.388 बाई क्या हो जाएगा, इसको सम करेंगे, जोड़ेंगे तीनों को, ये हो जाएगा 2.674 हो जाएगा। इसको जब हल करेंगे आप, इसको जब हल करेंगे, इसको इसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने सीखिएगा भाई आप लोग, कि इसके डेसिमल को पहले हटाना है, दोनों अगर इवन नंबर है तो किसी डिजिट को चुनिए और ऊपर और नीचे वाले को उसी डिजिट से काटिए, ठीक है। तो यहाँ पास पिछले वीडियो में, कई वीडियो में हम इसको सिखाए हैं, आप बैक जाइए और उसको देखिए, देखिएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है 0.502। मतलब क्या है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, जल का जो मोल प्रभाज आया है 0.502 आया है, ठीक है। अब हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं किसका, एथिल एल्कोहल का, मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिल एल्कोहल।
तो एथिल एल्कोहल का जब मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो एथिल एल्कोहल के नंबर ऑफ मोल को ऊपर रख देते हैं जो हमारा डेफिनेशन है, और नीचे में वही हो जाएगा 1.388 प्लस 0.543 प्लस 0.833, इसको जोड़ेंगे तो ये तो ऊपर 0.543 है ही है, नीचे जोड़ेंगे तो 267 वही रहेगा, कुल मोलों की संख्या वही है। इसको डिवाइड अगर आप करते हैं तो हमारा तरीका वही है कि अगर ऑड इवन नंबर नहीं है, मतलब ऊपर का ऑड है नीचे का ऑड है, तो जरूर कोई ऐसा संख्या होगा जो एक दूसरे को काट देगा, और इवन नंबर है तब भी कटेगा एक दो बार, उसके बाद नहीं है तो आप टोटली डेसिमल करके इस संख्या को इससे बड़ा कर दीजिए और भाग दे दीजिए, ठीक है। तो जब इसको डिवाइड आप करते हैं, है ना, तो ये आता है 0.196, क्या आता है 0.196, अर्थात मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिल एल्कोहल वो आ रहा है आपका 0.196। देखिए प्रत्येक घटक प्रश्न में गया था, हम प्रत्येक घटक को निकाल रहे हैं। आगे देखिए अब एसिटिक अम्ल बच गया है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक अम्ल CH3COOH है ना, तो उसके मोलों की संख्या, तो इसकी मोलों की संख्या क्या है, एसिटिक अम्ल की मोलों की संख्या 0.833, और प्रोसेस हमारा वही होगा कि पूरे को लिखिए, है ना, या पूरे को सम कर दिया तो डायरेक्ट इसको भी लिख सकते हैं, आपको याद रहे और जाने कि हम क्या कर रहे हैं। तो 0.43 और क्या है प्लस 0.833, इसको जोड़ रहे हैं तो क्या आ जा रहा है, गौर से देखिएगा, आ जा रहा है 0.833 बटे 2.674, और इसको जब डिवाइड कर रहे हैं प्यारे बच्चों तो कितना आ जा रहा है, इसको डिवाइड करते ही आ जा रहा है आपका 3 अंक के बाद दशमलव है, फिर दशमलव है, तो जब डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जा रहा है 0.302। तो ये मोल फ्रैक्शन किसका आ जा रहा है, एसिटिक अम्ल का। तो हमने देखा कि प्रत्येक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाला, हमने यहाँ जल के लिए निकाला, हमने यहाँ एथिल एल्कोहल के लिए निकाला, हमने एसिटिक अम्ल के लिए निकाला। आप जोड़ के देखेंगे तो ये एक ही आएगा, ये संख्या को ये संख्या को ये संख्या को आप जोड़ के देखिएगा तो एक ही आएगा। जोड़ के देखें, क्या देख लेते हैं, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि किसी भी विलियन में उसके मोल फ्रैक्शन का जो सम है, योग है, हमेशा एक होता है। तो एक बार करके देखते हैं, है ना, कितना इसका आया था, हाँ वहाँ लिखा हुआ है। जोड़ के देखते हैं कि जल का जो मोल फ्रैक्शन आया है वो 0.502 आया है, एथिल एल्कोहल को जो आया है 0.196 आया है, जो एसिटिक अम्ल का आया है वो 0.302 आया है। तो 6 2 8 और 2 10 हो जा रहा है, 9 और 1 कैरी आएगा तो ये क्या हो जाएगा 10, और 5 और 1 6 और 3 9, और ये आ जा रहा है 10, 3 अंक के बाद डेसिमल है तो 1। देखिए मतलब ये आपका जो हल है टोटली सही है, क्योंकि हमने पहले ही डेफिनेशन और उसके गणितीय रूप को पढ़ा था। तो हमने बोला था कि किसी भी विलियन के उसके जितने कंपोनेंट है उनके मोल फ्रैक्शन का जो योग होता है सदैव एक होता है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो अंसारी एजुकेशन चैनल को लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच।